तो रेनेसांस का अर्थ होता है पुनर्जन्म, इसका अर्थ माना जाता है पुनर्जन्म, ठीक है। प्राचीन ग्रीक रोमन ज्ञान कला संस्कृति का पुनर्जन्म हुआ था। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो ये आता है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कहां से हुआ। तो आप बड़े प्यार से बता सकते हो कि पुनर्जागरण का जो प्रारंभ होता है, जो शुरुआत होती है, वो बेटा इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के फ्लोरेंस नगर से इसका पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है, लगभग 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में। क्लियर है? तो इस प्रकार आपको ये बात पता चल गई। अब बात समझना, पुनर्जागरण का जो अग्रदूत होता है, पुनर्जागरण का जो अग्रदूत है वो किसे माना गया है? तो इटली के कवि थे जिनका नाम था दांते। क्या नाम था? दांते। तो इटली के कवि थे जिनका नाम था दांते। तो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना, जो दांते थे ना, वो पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में माने जाते थे। इनका जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में ही हुआ था। इसका दांते का जन्म फ्लोरेंस नगर में ही हुआ था। याद कर लेना बहुत अच्छे से। दांते की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उस बुक का नाम आपको पता होना चाहिए कि दांते की बुक का क्या नाम है। तो दांते की बुक का नाम है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी। अब पेपर में सवाल आता है कि डिवाइन कॉमेडी आखिरकार किस भाषा में दांते ने लिखी होगी। तो दांते ने डिवाइन कॉमेडी को लिखा है टस्कन भाषा में। किस भाषा में? टस्कन भाषा में लिखा है। टस्कन भाषा क्या होती है? तो टस्कन भाषा आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना। इटली की बोलचाल भाषा को हम लोग टस्कन भाषा के नाम से जानते हैं। जो इटली की एक प्रकार से बोलचाल भाषा है उसको हम लोग टस्कन कहते हैं, और डिवाइन कॉमेडी को इन्होंने टस्कन भाषा में लिखा है। याद कर लेना। क्लियर? अब आखिरकार डिवाइन कॉमेडी आखिरकार पुस्तक में किस चीज का वर्णन किया गया है, ये पेपर में सवाल आ जाता है। तो डिवाइन कॉमेडी में वर्णन की बात आ जाए तो याद कर लेना, दांते ने डिवाइन कॉमेडी के अंतर्गत हम लोग बोलते नहीं, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, खराब कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। तो नरक और स्वर्ग की काल्पनिक यात्रा, नरक और स्वर्ग की काल्पनिक यात्रा के बारे में वर्णन है। किसने किया है? दांते ने। किस पुस्तक में किया है? डिवाइन कॉमेडी में किया है। तो अब आपको पता चल गया पुनर्जागरण के अग्रदूत दांते को इटली के फ्लोरेंस नगर से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। क्लियर है? चलो इतनी बात समझ आ गई मेरे प्यारे बच्चे? सबको क्लियर है? चलो अब इसके बाद बहुत ध्यान से बात समझिएगा। दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने वाला, या एक प्रकार से कह सकते हो पुनर्जागरण की भावना को प्रथम श्रेय देने वाला, तो आप यहां पे लिख सकते हो दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को श्रेय देने वाला उस व्यक्ति का क्या नाम है? तो उस व्यक्ति को बच्चे हम लोग बोलते हैं पेट्रार्क। क्या बोलते हैं? पेट्रार्क। तो पेट्रार्क जो है ना, पेट्रार्क दांते के बाद अगर पुनर्जागरण की भावना को किसने आगे बढ़ाया है तो उसका नाम है पेट्रार्क। बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब पेट्रार्क भी कहां का निवासी था? पेट्रार्क भी इटली का निवासी माना जाता है। कहां का? इटली का। क्लियर है? अब बेटा बहुत अच्छे से बात समझ लेना, ठीक है। पेट्रार्क को एक शब्द, पुनर्जागरण के प्रमुख कारण क्या थे? धर्म युद्धों का प्रभाव था, व्यापार एवं नगरों का विकास था, कागज और छपाई खाने का विस्तार हुआ था, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल का प्राचीन नाम है और जो तुर्की देश में पड़ता है। क्लियर है? इस चीज को आपको याद कर लेना है। दूसरी बात, मानववाद का उदय हुआ था। मानववाद का, अब बात समझ लेना, जो पेट्रार्क है ना वो मानववाद का संस्थापक माना जाता है। मानववाद का अगर कोई फाउंडर या संस्थापक की बात करे किसे कहा जाता है तो भैया पेट्रार्क को कहा जाता है, मानववाद का संस्थापक। क्लियर है? तो कुल मिलाकर ये बात आपको समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज तक तुम सबने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, लेकिन जितने भी प्रश्न बता रहे हैं ना तो ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और जब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तब आप ढूंढा करते हो कि सर आखिरकार ये प्रश्न कहां से आ गए, तो आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर इन सारे प्रश्नों को, इन सारे बिंदुओं को ध्यान से समझोगे तो बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आएंगी। और मैं पूरा एनालिसिस करके वीडियो लाया हूं, क्योंकि एक वीडियो में पूरे विश्व इतिहास की सारी चीजें हम आपको यहां पर बता देंगे, ठीक है। हाँ चलिए, इसके बाद बात करते हैं प्रमुख साहित्यकार एवं विचारक की। तो प्रमुख साहित्यकार एवं विचारक की बात करते हैं तो बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया है किसके बारे में, यहां पर आपको बताया है दांते के बारे में, ऑलरेडी बता दिया है। फ्लोरेंस इटली में इनका जन्म हुआ है, पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक है, टस्कन भाषा में इन्होंने लिखा है, और इन्होंने नरक और स्वर्ग की एक काल्पनिक यात्रा का इसमें वर्णन किया है, ठीक है। पेट्रार्क के बारे में हमने आपको बताया, मानववाद का जनक माना जाता है, प्राचीन साहित्य के अध्ययन को इन्होंने बढ़ावा दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, मानववाद का जनक, ठीक है। और दांते में इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट और ये पॉइंट। क्लियर है? फिर बात आती है बोकाचियो। बोकाचियो का पेपर में प्रश्न बहुत आता है, कहीं की बोकाचियो मिलता है, कहीं की बोकासियो मिलता है, दोनों शब्द में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो बेटा बोकासियो जो है इटालियन गद्य का जनक है। इटालियन गद्य का मतलब ये होता है ये एक बहुत बड़ा कहानीकार था, ये कहानी लिखने वाला व्यक्ति था बोकासियो। तो इटालियन गद्य का जनक बोकासियो को माना जाता है। इस प्रश्न को याद कर लेना। अब आखिरकार इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है डेकामेरॉन। तो डेकामेरॉन नामक पुस्तक इसने लिखी थी। अब यहाँ पे जो ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, ह्यूमनिज्म मानववाद, सिंपल सी बात है, मनुष्य को केंद्र में रखकर सोचा गया होगा, ह्यूमन को मेन सेंटर पर रखा गया, ठीक। अब तर्क स्वतंत्र चिंता विज्ञान को महत्व दिया गया। अब मैंने आपको बताया जो पेट्रार्क भाई साहब हैं वो मानववाद के संस्थापक माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। कौन? पेट्रार्क भाई साहब। तो कुल मिलाकर इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? फटाफट कमेंट करके बता दो, इतनी बात आपको क्लियर होगी। हाँ बेटा नमस्कार, नमस्कार से बच्चों को बहुत सारा, ठीक है, ठीक है बेटा, देख लेंगे जो पॉलिटिक्स की पीडीएफ आप बता रहे हो देख लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। अब बात कर लेते हैं आधुनिक राजनीतिक चिंतन एवं पुनर्जागरण की। तो राजनीतिक आधुनिक चिंतन एवं पुनर्जागरण की, तो सबसे पहला प्रश्न समझिएगा, क्या मैकियावेली का नाम तुमने सुना ही होगा, ध्यान से, नहीं सुना होगा तो आज सुन लोगे मैकियावेली के बारे में, ठीक। मैकियावेली का इस वर्ष जन्म हुआ था, इस वर्ष मृत्यु हुई थी। आधुनिक युग का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। और मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द प्रिंस। ये वही मैकियावेली के द प्रिंस है जो भारत में चाणक्य हैं। तो चाणक्य जो हैं उन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। आधुनिक राजनीति प्रथम चिंतक तो माना जाता है, साथ में आधुनिक राजनीति दर्शन का भी जनक मैकियावेली को कहते हैं, क्योंकि जो चाणक्य की अर्थशास्त्र थी उसका भी संबंध राजनीति से होता था। क्लियर है? तो ये वही मैकियावेली है जो चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना इनकी पुस्तक द प्रिंस से किया जाता है। राजनीति को नैतिकता और धर्म से अलग माना गया है। अब बात बहुत ध्यान समझिएगा मैकियावेली के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो ये द प्रिंस पुस्तक है ना, जो द प्रिंस आप पुस्तक देख रहे हो, प्रिंस पुस्तक राज्य का एक नवीन चित्र प्रदर्शित करती है। तो यहां पे लिख लेना, जो एक प्रकार से द प्रिंस पुस्तक है वो क्या प्रस्तुत करती है, तो याद कर लेना, राज्य का नवीन चित्र। तो राज्य का नवीन चित्र कौन सी पुस्तक प्रस्तुत करती है? तो राज्य का नवीन चित्र प्रस्तुत करती है, उस पुस्तक का नाम है भैया द प्रिंस। किसके द्वारा लिखित है? तो मैकियावेली के द्वारा लिखी है। आधुनिक राजनीति का दर्शन भी
दर्शन के जनक भी किसे कहते हैं? तो भैया मैकियावेली को कहते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पेपर में आपके जब फंसते हैं तो आप कहोगे कि भैया हाँ वास्तव में सही बात है। फिर बात आती है पुनर्जागरण की। अगर भावना को पूर्ण रूप से कहीं पर अभिव्यक्ति मिलती है ना, तो इटली के 3 कलाकार हैं। ये 3 कलाकार हैं। पहले नंबर पे नाम आता है लियोनार्डो दा विंची, नाम सुना होगा, माइकल एंजेलो और राफेल साहब। 3 कलाकार हैं जहां पे पुनर्जागरण की भावना का पूरा इन तीनों कलाकार में चीजें मिलती हैं, ठीक है, भावना को ये लोग व्यक्त करते हैं। अब सबसे बड़ी बात, ये जो तीनों नाम लिखे ना, ये बहुत बड़े एक चित्रकार भी हैं, बहुत बड़े मूर्तिकार भी हैं। मतलब ये तीनों नाम अपने आप में एक बहुत बड़े नाम, चित्र पेंटर, मूर्तिकार और वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, गायक सब हैं इनके अंदर, सारे गुण संपन्न हैं। अब पेपर में सवाल बहुत प्यारा आता है। सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची के बारे में हमको समझना है कि लियोनार्डो ने 2 पेंटिंग जो बहुत फेमस है, जो पेपर में आती है, क्या आती है? इनकी पेंटिंग का नाम है, जिसको एक आपने सुना होगा, मोनालिसा। तो तुमसे कह दिया जाए मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई, तो भैया लियोनार्डो दा विंची ने। और इनकी एक पुस्तक है, एक पेंटिंग है जिसको बोलते हैं द लास्ट सपर। तो द लास्ट सपर और मोनालिसा, ये दोनों पुस्तकें नहीं हैं, ये दोनों पेंटिंग हैं। और ये दोनों पेंटिंग किसकी हैं? ये दोनों की दोनों पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची के हैं। और ये तीनों के तीनों महान कलाकार किस देश के माने जाते हैं? इटली के माने जाते हैं। क्लियर, याद हो गया? अब इसके बाद लियोनार्डो दा विंची के बारे में आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मेन चीज बात समझना माइकल एंजेलो के बारे में। तो माइकल एंजेलो ये भी इटली के हैं, ये भी एक बहुत बड़ा अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार है, ये भी, ठीक है। तो मूर्तिकार, चित्रकार और वास्तुकार तो हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बात समझिएगा, एक इन्होंने पेंटिंग जो बनाई है, उस पेंटिंग का नाम है द लास्ट जजमेंट। तो द लास्ट जजमेंट पेंटिंग किसकी है? एंजेलो की है। द लास्ट सपर किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की है। क्लियर है? अभी इनकी एक और है द फॉल ऑफ मैन। तो इनकी एक पेंटिंग और लिख लेना, द फॉल ऑफ मैन। तो ये दोनों पेंटिंग के द फॉल ऑफ मैन। तो भैया ये दोनों की दोनों पेंटिंग किसकी हैं? माइकल एंजेलो की। और ये दोनों किसकी हैं? लियोनार्डो दा विंची की हैं। क्लियर हो गई बात? अब एंजेलो ने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या की थी, जो सिस्टीन चैपल की छत दिख रही है, सिस्टीन चैपल की छत में भी इन्होंने पेंटिंग बनाई थी। अब ये सिस्टीन चैपल क्या है? तो सिस्टीन चैपल जो है ना, एक गिरजाघर है। गिरजाघर हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में नाम सबको पता होगा, जहां पर ईसाई धर्म के लोग पूजा पाठ करने जाते हैं, जिसको हम लोग चर्च के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो भैया इन्होंने गिरजाघर सिस्टीन चैपल की छत पर भी पेंटिंग बनाई है माइकल एंजेलो ने। क्लियर है? तो कुल मिलाकर बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलो अब बचे हैं कौन? राफेल। राफेल भी इटली का बहुत बड़ा पेंटर, बहुत बड़ा चित्रकार है। इसने मेन काम क्या किया? तो ईसा मसीह की माता का, जो जीसस क्राइस्ट थे, तो जीसस क्राइस्ट की माता का नाम था मेडोना। तो यहां पे लिख लेना, जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र, माता मेडोना का चित्र, मेडोना का चित्र ये किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया राफेल के द्वारा। 3 आदमी बताए हमने, और तीनों की हमने इंपॉर्टेंट पेंटिंग आपको बताई है, जो पेपर में पूछी जाती है बिना किसी हिचक के। क्लियर है? याद कर लेना। अब बात आती है, बड़े पेंटर हैं ये लोग, बड़े पेंटर। लेकिन अगर तुमसे कह दिया जाए पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? तो जनक कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे जियाटो को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसको कहते हैं? तो वो नाम निकल कर आता है जियाटो। जो जियाटो साहब हैं वो पुनर्जागरण काल में चित्रकला के जनक माने जाते हैं। क्लियर है? तो कुल मिलाके हमने ये पेंटरों की बात यहां पर बता दी है बहुत अच्छे से। 3 पेंटर बताए हैं, लियोनार्डो दा विंची, राफेल, माइकल एंजेलो। क्लियर है? आगे बढ़ते हम लोग। अब आ जाओ इंग्लैंड के प्रमुख विचारक। तो जब इंग्लैंड के प्रमुख विचारक की बात करते हैं, तो भैया सबसे पहला नाम आता है फ्रांसिस बेकन का। पुनर्जागरण का सर्वश्रेष्ठ विचारक तो है, लेकिन पेपर में सवाल आता है पुनर्जागरण विचारक, पुनर्जागरण का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार। तो पुनर्जागरण का सबसे अच्छा जो एसे लिखने वाला, एसे राइटर है, निबंधकार है, वो इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन है। फ्रांसिस बेकन कहां का है? तो मेरे प्यारे बच्चे इंग्लैंड का है। पुनर्जागरण का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार है कौन? फ्रांसिस बेकन। इसने अनुभववाद का समर्थक, जैसे पेट्रॉक मानववाद का समर्थक था, फ्रांसिस बेकन अनुभववाद का समर्थक माना जाता है। कौन? फ्रांसिस बेकन। तो कुल मिलाके बात आपको समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से, ठीक है। अब बात आती है एक इंग्लैंड के और है, राइटर मान लो, लेखक मान लो, कुछ भी, ठीक, जिनका नाम है थॉमस मोर। थॉमस मोर की पुस्तक का नाम है यूटोपिया। पेपर में सवाल आता, यूटोपिया में किसका वर्णन किया है? तो यूटोपिया में जो वर्णन किया है वो क्या है? आदर्श राज्य का। तो आदर्श राज्य का वर्णन किसने अपनी पुस्तक यूटोपिया में किया है? तो थॉमस मोर ने किया है। क्लियर है? और ये भी इंग्लैंड के बहुत बड़े एक लेखक माने जाते हैं। बता ले जाओ आराम से। शेक्सपियर की एक पुस्तक मानी जाती है जो इंग्लैंड के हैं, जिनका नाम है रोमियो एंड जूलियट। ये पुस्तक तो भाई साहब सबको पढ़ी होगी और तुम सबने पिक्चर भी देखी होगी, देखिए ना, बहुत प्यारा। अब इसके बाद आ जाओ वैज्ञानिक प्रगति पुनर्जागरण काल में क्या हुई। तो जब वैज्ञानिक प्रगति की बात करते हैं तो कोपरनिकस का सब लोगों ने नाम सुना होगा। इन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। सूर्य केंद्रित सिद्धांत का मतलब होता है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब होता है कि जो पृथ्वी है ना, उसके केंद्र में सूर्य है, जितने भी ग्रह हैं सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहलाती है। ये कोपरनिकस ने तभी कहा, इन्होंने पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कोपरनिकस का ज्योग्राफी में तुम बहुत अच्छे से नाम पढ़ते हो कि सौर मंडल के नियम किसने दिए? तो सौर मंडल के नियम देने वाले व्यक्ति का नाम है कोपरनिकस। क्लियर है? बड़े प्यार से आप बता सकते हो जबरदस्त तरीके से। जो गैलीलियो थे ना, दूरबीन की खोज की, सबको पता है गैलीलियो ने, लेकिन गैलीलियो का पेपर में सवाल यहां छपता है कि गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत का क्या किया था? समर्थन किया था, मेजॉरिटी दी थी। क्लियर है? याद कर लेना। इसके बाद बात आ जाता है केपलर का। और फिजिक्स में हो चाहे ज्योग्राफी में हो, तुम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ग्रहों की गति के नियम किसने बताए या दिए? तो उन महोदय का नाम होता है केपलर साहब। क्या नाम होता है? केपलर साहब। बड़े प्यार से केपलर के बारे में बता दोगे, ठीक है, जबरदस्त तरीके से। तो इन्होंने बताया था जितने भी ग्रह हैं सारे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। और केपलर साहब अगर तुमसे कह दिया जाए किस देश के वैज्ञानिक थे, तो जर्मनी के थे, और गणित की सहायता से बताया था कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब बात आ जाती है आइजैक न्यूटन। इन्हीं के नाम पर बल का मात्रक दिया गया। और जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है बेटा, वो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने ही एक प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। न्यूटन के नाम पर ही बल का मात्रक भी न्यूटन होता है। सब इनको आइजैक न्यूटन कहते हैं। और इन्होंने न्यूटन की गति के 3 नियम दिए। सब लोग समझते हो? चलो आगे आओ। अब बात आती है धर्म सुधार आंदोलन।
तो जब धर्म सुधार आंदोलन की बात आ जाती है, पहला पॉइंट याद कर लेना कि धर्म सुधार आंदोलन किस शताब्दी में हुआ, 16वीं शताब्दी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि धर्म सुधार आंदोलन भाई साहब किसके नेतृत्व में, जनक कौन माना जाता है, मार्टिन लूथर को कहा जाता है धर्म सुधार आंदोलन का जनक। क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या, जो धर्म सुधार आंदोलन के जनक मार्टिन लूथर कहे जाते हैं, मार्टिन लूथर रहने वाले कहां के थे, जर्मनी के थे। क्लियर है? अब तुमको मैं बता दूं, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है जिस बाइबल, सुना होगा तुम सबने नाम। तो कहने का मतलब है जो बाइबल होता है, बाइबल का जर्मनी में अनुवाद किसने किया, तो भैया मार्टिन लूथर ने किया। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद, जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया, भैया मार्टिन लूथर ने किया। अब एक प्रश्न सबको पता होगा, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहते हैं, तो भारत का मार्टिन लूथर किंग स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। तुम सबने पढ़ा होगा। अब धर्म पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नगर से, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत बेटा कहां से हुई थी, तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। कहां से हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी धर्म सुधार आंदोलन की शुरू। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलो, अब यहां नाम आता है जॉन विक्लिफ ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है जो जॉन विक्लिफ आया, इनका पेपर में सवाल आता है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहते हैं, धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहते हैं, तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा जॉन विक्लिफ साहब को बोला जाता है। क्लियर है? इनके अनुयायी को, जितने फॉलोअर होते थे, उनको हम लोग लोलार्ड्स के नाम से जाना जाता था। अब कुछ जान लेते हैं कि पुनर्जागरण काल में कुछ भौगोलिक खोजें भी की गई। तो सबसे पहले बात आती है कि अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो कोलंबस का नाम सुनो। कोलंबस जो रहने वाला था वो स्पेन निवासी था। ठीक, खोज क्या की, एक प्रकार से मार्ग प्रशस्त किया था। पेपर में सवाल आ जाता है आखिरकार खोज कब की, तो ये भी याद कर लेना 1492 ईस्वी में किया। ठीक है, पहला पॉइंट। किसके नाम पर अमेरिका नाम पड़ा था, तो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा है, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर। अब ये जो अमेरिगो वेस्पुची है ना, ये कहां का रहने वाला था, तो ये रहने वाला था इटली का। क्लियर है? फिर उसके बाद विश्व की परिक्रमा या चक्कर लगाने वाला कौन सा व्यक्ति हुआ, तो उसका नाम था मैगलन साहब, समुद्री मार्ग से जिसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगा डाला। ठीक है, अब बात समझना बहुत ध्यान से, मैगलन किस देश का था, तो मैगलन स्पेन का था। ठीक, अब आपने महासागर का नाम सुना होगा, 5 महासागर है, लेकिन अगर तुमसे यह सवाल कह दिया जाए कि 5 महासागर में सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबके मन में एक सवाल आता है प्रशांत महासागर, जिसको हम लोग कहते हैं पैसिफिक ओशियन, नाम सुना ही होगा। तो मैगलन के नाम पर ही तो यहां पर लिख सकते हो प्रशांत महासागर नामकरण किसके द्वारा, तो वो उस व्यक्ति का नाम है मैगलन। क्लियर है? तो कुल मिला के ये पुनर्जागरण काल के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे हमने डिस्कस किए। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे। तो आप पहले मुझे ये बताओ कि आपको बच्चे ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई है, बस इतना बता दो। हाँ, सबको आ गया भाई, बहुत मेहनत की हमने इसके लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये एक वीडियो देख ली और वर्ल्ड हिस्ट्री से ये जो नॉर्मल सवाल बनते हैं, तुम्हारा सवाल इधर से उधर नहीं होने वाला। ठीक है, ये मान लेना, तुम्हारा सवाल इधर से उधर नहीं होने वाला, पेपर में 100% बच जाएगा। रियलिटी बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, बहुत जबरदस्त क्लास होगी आपके लिए। इस क्लास को जितने भी हो शेयर कर देना। हमने बिल्कुल इतने प्यार समझाया है कि विश्व इतिहास हम भाई बाबर सब लोग पढ़ा लेते हैं, सब बताते हैं और सबके बारे में सब लोग बता देंगे, लेकिन में उसका नाम है अमेरिका का वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जो चीज मैं आपको दे रहा हूं ना, उसको बटोर के रख लेना। चलो आगे आओ। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक